जोहार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। आज का जो क्लास है दोस्तों वो एपिसोड नंबर 28 है, जिसमें हम लोग जनजातीय विद्रोह पढ़ रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग जनजातीय विद्रोह में दो विद्रोह पढ़ रहे हैं, एक है गढ़वाल विद्रोह और दूसरा है पहाड़िया विद्रोह। इन दोनों का जो टाइम पीरियड है लगभग एक जैसा है, 1772 से 1782 आप एवरेज पकड़ सकते हैं। इसी टाइम पीरियड में दोनों ही होता है। तो आपको पूरा पता है कि गढ़वाल विद्रोह हो या पहाड़िया विद्रोह हो, चेरो विद्रोह हो, ढाल विद्रोह हो, जो मैंने पढ़ा रखा है, इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, वो है अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना। जिसके वजह से यहाँ के जनता को, यहाँ के जनजातियों को क्या होता है, भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज का विद्रोह शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जो है झारखंड, आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, यहाँ पर स्थित है। और आज का जो दो विद्रोह है उसको अगर हम लोग झारखंड में देखेंगे, झारखंड के मानचित्र में देखना चाहते हैं, तो ये रहा रामगढ़। इस रामगढ़ राज्य में हम लोग पढ़ेंगे घटवाल विद्रोह। और जो पहाड़िया विद्रोह है दोस्तों, इस पूरे संथाल परगना में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया लोग जो है दोस्तों संथाल परगना का मूल निवासी है, ये लोग यहीं पर रहते थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आगे का पोर्शन में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। पहला विद्रोह है दोस्तों घटवाल विद्रोह। इस घटवाल विद्रोह का जो टाइम पीरियड है वो 1772 से 1799 रहा है। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये रामगढ़ क्षेत्र में रहते थे। तो रामगढ़ का जो राजा था, यहाँ पर देखिए रामगढ़ राज्य है ना, जिसका राजधानी बादाम रहा है, ठीक है, बाद में रामगढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पलामू राज्य, ठीक है, जहाँ पर चेरो हो गया, ठीक है, चेरो हो गया, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। तो ये जो पलामू है, इस पलामू का जो लड़ाई हम लोगों ने पढ़ा, चेरो है ना, चेरो विद्रोह जो पढ़ा, जो यहाँ के राजाओं को अपदस्थ करने के कारण पैदा हुआ था। उस समय यहाँ पर जयनाथ सिंह, लास्ट एक दीवान पढ़े हम लोगों ने, इस जयनाथ सिंह का साथ यहाँ का राजा ने दिया था, रामगढ़ राज्य के राजा ने दिया था। उसका नाम क्या था? मुकुंद सिंह। तो मुकुंद सिंह ने रामगढ़ के राजा थे जिन्होंने पलामू की लड़ाई में जयनाथ सिंह का समर्थन किया था। अतः अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह को समझौता के लिए बुलाया, कहा कि आप मेरे से समझौता कर लें, है ना, तो आप सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में मुकुंद सिंह ने इसको मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम लोग तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र ही रहेंगे। अब यहाँ पर फिर से धोखा हो जाता है मुकुंद सिंह को। वैसे भी हमारे देश में जब भी कोई विदेशी लोग आक्रमण किए हैं तो यहाँ के ही कुछ दुश्मन हैं जिन्होंने धोखा दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मुकुंद सिंह के साथ होता है, और तेज सिंह उसका जो रिश्तेदार होता है वो जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं और उनसे प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं कि भाई आप मुझे राजा बना दो, मैं आपको कर देता रहूँगा। यही तो होता है। जो अंग्रेज लोग यहाँ पर आए हैं वो किस लिए आए? पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो अंग्रेजों ने तेज सिंह का ये बात स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई, मैं तुमको राजा बनाता हूँ, उसके बाद तुम मुझे कर देते रहना। तो एक डेट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 25 अक्टूबर 1772 को रामगढ़ राज्य में आक्रमण कर दिया जाता है। उसमें एक तरफ अंग्रेज अधिकारी कैप्टन केमक रहता है और दूसरे तरफ से तेज सिंह रहता है, ठीक है, एक तरफ तेज सिंह, दूसरी तरफ कैप्टन केमक। तो इस प्रकार दोनों तरफ से घिर जाने के कारण जो है मुकुंद सिंह को अपना राज्य छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो अपना राज्य छोड़ के चला जाता है, लेकिन ये भागता नहीं है अन्य की तरह, जैसे नागवंशी राजा या फिर पलामू राजा सरगुजा भाग जाते थे। ये इस तरीके से अपने ही क्षेत्रों में रहे और यहाँ के जो घटवाल लोग हैं उन लोगों से मदद मांगी, और उन्होंने बताया कि अंग्रेज किस तरीके से हमारे बीच नीति लाया है और हम लोगों को कर देता रहना पड़ेगा। लेकिन बाद में पता चलता है गढ़वालों को कि मुकुंद सिंह का राजा बनना अब मुश्किल है,
क्योंकि तेज सिंह राजा बन गए हैं और वो अंग्रेजों का विश्वास पात्र हो गए हैं। तो घटवाल लोग पीछे हो जाते हैं, विद्रोह नहीं करते हैं, राइट। अब यहाँ पर बात तो खत्म हो गई, मुकुंद सिंह की राजा नहीं रहे और तेज सिंह राजा बने, उन्होंने अंग्रेजों को कर देना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब तेज सिंह का बेटा राजा बनता है जिसका नाम होता है पारसनाथ सिंह, तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था, या फिर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसका मेन रीजन क्या था? उसका मेन रीजन था कर जो है लगातार वर्षों में इंक्रीज होता चला गया, ठीक है। चाहे यहाँ पर पैदावार हो या ना हो, लेकिन जो कर वसूली है वो बढ़ता चला गया। तो इसी के खिलाफ पारसनाथ सिंह हो गए, और इसका साथ जो दिया उस टाइम के चुआर विद्रोह में जो थे रघुनाथ सिंह, उन्होंने दिया था। और दूसरा कौन शामिल हो गए? यहाँ पर मुकुंद सिंह जो यहाँ से भाग रहे थे, घटवालों का साथ पाकर विद्रोह किया था, उन्होंने फिर से पारसनाथ सिंह के साथ समर्थन में आ गया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, राइट। तो ये 3 आदमी यहाँ पर हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, 2 अपना अधिकारी को भेजा, एक का नाम था एकरमैन और दूसरा का नाम था डेनियल। इन लोगों ने जो चुआर विद्रोह में ज़्यादा सक्रिय थे रघुनाथ सिंह, उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया, ठीक है। चटगांव भेज दिया। चटगांव से कोई वापस आ सकता है क्या? उस टाइम आ नहीं सकता था, ठीक है। अब यह विद्रोह जो है लगातार वर्षों में होता रहा। तो अंग्रेजों को भी दिमाग में आया कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे विद्रोह शांत रहे और हम लोग अपना प्रशासन सही तरीके से चला सके। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, 1786 ईस्वी में एक फौजदारी अदालत बनाई और 1799 ईस्वी में एक दीवानी अदालत बना दिया। तो दोनों ही अदालत आ जाने के बाद क्या हो गया, इसका प्रशासन यहाँ पर कंट्रोल जो है बहुत अच्छा हो गया, राइट। लेकिन जो विद्रोह लगातार होते रहे तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकालेगा ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके अधिकारियों ने ये समझा कि यहाँ का कर जो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी वजह से विद्रोह बार बार ये लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, रामगढ़ राजा से कर वसूलना बंद कर दिया। कहा कि चलो भाई, मैं तुमको मुक्त करता हूँ, अब तुम मुझे कर मत दो, लेकिन शांति से रहो और मुझे इस क्षेत्र में जीने दो। तो इस प्रकार क्या हुआ, अंग्रेज लोग रामगढ़ के पूरे क्षेत्र में शामिल हो गए और यहाँ पर प्रशासन भी चलाने लगे। तो इस तरीके से अभी झारखंड का कौन कौन क्षेत्र में अंग्रेज लोग आ गए? पहला ये क्षेत्र आ गया पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में अभी यहाँ पर हो गया। दूसरा नागवंशियों से तो ऐसे ही हो गया था समझौता, ठीक है, यहाँ पर हो गया। और तीसरा पलामू में चेरो वंश के राजाओं को हरा दिया था, वहाँ का जो राजवंश था वही खत्म हो गया। और फिर आ गया रामगढ़, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पर जो है पूर्वी झारखंड, उत्तर पूर्वी झारखंड में किस तरीके से अपने आप को स्थापित करते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा चैनल का नाम है माइक्रो स्टडी सेंटर, और अभी हिस्ट्री ऑफ झारखंड का क्लासेस चल रहा है जो सभी झारखंड गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हम जो टॉपिक का नाम है दोस्तों वो है जनजातीय विद्रोह। और जनजातीय विद्रोह जो है झारखंड में बहुत सारे हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि झारखंड पूरा जो है ट्राइब्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए इसको बनाया भी गया है, ओके। तो इन ट्राइब्स के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्वेश्चंस जो है हमेशा इससे पूछे जाते हैं। तो जाते जाते मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ओके। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पहाड़िया विद्रोह जो कि संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। तो इस संथाल परगना क्षेत्र को अगर आप देखेंगे सही तरीके से तो आपको पता चलेगा कि ये संथाल परगना जो है दोस्तों वो बंगाल से सटा हुआ इलाका है, जहाँ पर बंगाल नवाब का अधिकार ज़्यादातर रहा है। और इसी क्षेत्र में जो है बंगाल की राजधानी कभी हुआ करती थी राजमहल, वो भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों का इस क्षेत्र में शामिल होना बहुत ज़रूरी है।
व्यापारिक दृष्टिकोण से, राइट। तो इस व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ पर शामिल होना जरूरी है। तो ये क्या करता है, यहाँ के जो जनजाति होते हैं, यहाँ के जो सरदार होते हैं, उन सभी को अपने नीतियों में शामिल होने के लिए मजबूर करने पर विवश कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि पहाड़िया लोगों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक को कहते हैं माल पहाड़िया, दूसरे को कहते हैं सौरिया पहाड़िया, और तीसरा का नाम है दोस्तों कुमार भागा पहाड़िया। ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पहाड़ियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वह 3 भागों में बांटा गया है। ये तीनों नाम अभी याद रखिए, जब जनजाति पढ़ेंगे तो तीनों को ही अलग अलग जनजाति के तौर पर पढ़ के हम लोग इसका सारा फीचर्स को जान लेंगे, राइट। अब यहाँ पर मैंने ये सारी बातें बताई। अब कारण जान लेते हैं कि मेन कारण क्या था। वैसे तो एक कारण का चैप्टर ही मैंने पढ़ाया है, वहाँ से ही टॉपिक उठ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी राइट्स मिल जाता है 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद। तो संथाल परगना में भी वो कर वसूलना चालू कर देता है इसके तहत। तो पहाड़िया जनजाति के लोग जो है मनसबदार जो होते हैं, जो सूबेदार होते हैं, उसके यहाँ पर काम क्या करते थे, सैनिक का काम क्या करते थे, धनुर्धर का काम क्या करते थे। तो अंग्रेजों का जो नीतियाँ आया उसके अनुसार क्या हो गया, पहाड़िया जनजातियों को ये नौकरी खोना पड़ा। तो एक जीवन यापन का साधन छूट गया। जब ये जीवन यापन का साधन छूट गया तो ये क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, राइट। तो यहाँ पर राजमहल क्षेत्र में फिर क्या हुआ कि कुछ सरदार जो हैं पहाड़ियों के, वो मारे जाने लगे इन्हीं सब कारणों से। ठीक है। कोई सूबेदार उसको मना करे लेकिन वो माने नहीं, वहीं पर विद्रोह करे तो हत्या कर दे। इस प्रकार से चलने लगा यहाँ पर जीवन यापन। तो ये कब तक चलेगा। ऐसे भी संथाल परगना के क्षेत्र के जो जितने सारे जनजाति हैं ना, वो काफ़ी लड़ाकू होते हैं। जैसे यहाँ इधर देखेंगे आप लोग खरवार होते हैं, जो खरवार अपने आप में बहुत सैनिक हुआ करते थे, है ना। उसी तरीके से पहाड़ियों जनजाति में भी यही हाल है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1766 में क्या हुआ था। 1766 में दोस्तों एक पहाड़िया थे रमना आहाड़ी। इस रमना आहाड़ी के नेतृत्व में मनसबदारों और अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई। यह लड़ाई जो है दोस्तों घासनिया पहाड़ दुमका के आसपास लड़ी गई थी। यहाँ पर ये रमना आहाड़ी जो है शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। लेकिन इनका साथी बहुत सारे अभी तक बन जाते हैं। उसमें है नायब सुरजा, चागरू सवारिया। तो चागरू सवारिया जो है तारागढ़ पहाड़ राजमहल से लड़ते हैं। फिर है पाजनिगे डोबरा, उसके बाद आएंगे करिया फुलर। इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का नींद हराम करके रख दिया, चारों तरफ उथल पुथल मचा के रख दी। ओके। तो 1772 में एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें चारों तरफ से अंग्रेजों को विद्रोह का सामना करना पड़ता है, और इन सब का जो नेतृत्व कर रहे हैं यही लोग कर रहे हैं, चांगरू सवारिया, पांचगे डोबरा और करिया फुलर। ओके। लेकिन इसी विद्रोह में जो है ये सभी लोग शहीद भी हो जाते हैं। जब शहीद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, विद्रोह दब जाएगा। तो धीरे धीरे ये फिर दबना शुरू होता है। लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसे नेतृत्वकर्ता आएंगे जो इसको फिर से उभार देगा। तो 1778 में फिर क्या होता है, क्लीवलैंड ने संथाल परगना क्षेत्र में सभी जनजातियों को बांटने का काम किया था। अभी जो 1778 में है संथाल परगना में, अब प्रवेश कर जाएंगे क्लीवलैंड। और क्लीवलैंड इस क्षेत्र के लिए बहुत घातक साबित होता है, आप सभी को पता है। ठीक है। यहाँ पर तिल का विद्रोह भी होगा, तो इसी के नीतियों के खिलाफ होगा, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो क्लीवलैंड ने एक नीति अपनाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति शुरू से रही है, वो है फुट डालो और राज करो। तो फुट डालो और राज करो की नीति यहाँ पर भी अपनाएगी। वो कैसे, तो पहाड़िया लोग जिनको मनसबदारों के यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था, उन लोगों को कहा कि आप लोग फिर से नौकरी पे आ जाइए, आप लोगों को हम लोग जो है नगदी पैसा देंगे। लेकिन अन्य जो जनजाति है, जो पहाड़ियों के अलावे यहाँ पर रहा करते हैं, जैसे संथाल लोग, खरवार लोग, ओके, तो इन लोगों को ये बहुत बुरा लगा कि भाई इन लोगों को आप इतनी सुविधाएं दे रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ पहाड़ियों को टैक्स
पहाड़ियों से टैक्स लेना भी बंद कर दिया, तो उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, लेकिन अदर जनजाति जो है उसके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ गया। ठीक है, तो उन्हीं में से एक जो आदमी उभर के आया, उनका नाम था जगन्नाथ देव। इस जगन्नाथ देव ने ये चाल अंग्रेजों का बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ गया, और समझने पर फिर क्या किया कि इसका विरोध किया। राइट, तो यहाँ 1778 में यहाँ पर आएगा जगन्नाथ देव, लेकिन यहाँ इससे भी काम उतना बनता नहीं है। राइट, अब लास्ट में देखते हैं पहाड़िया विद्रोह में क्या होता है। पहाड़िया विद्रोह का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों, वो है रानी सर्वेश्वरी। और ये रानी सर्वेश्वरी का क्वेश्चन कई बार आ चुका है और पहाड़िया विद्रोह से ही रिलेट आया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1781-82 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ महेशपुर की रानी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ की रानी होती है, तो महेशपुर की रानी होती है, जिसका नाम है रानी सर्वेश्वरी। यह क्या करता है, पहाड़िया सरदारों से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर देता है, विद्रोह कर देता है। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं, रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको भागलपुर जेल में बंद कर देते हैं। क्लियर है, तो रानी सर्वेश्वरी का भी टाइम पीरियड बहुत लंबा नहीं चलता है, 1 साल के आसपास चलता है। भागलपुर जेल में बंद हो जाने के बाद जो है उसका जो एक प्रभाव था वो लगभग समाप्त हो जाता है। अगर आगे की कहानी हम लोग देखें दोस्तों, तो काफ़ी लंबा पीरियड तक ये विद्रोह का प्रभाव रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि पहाड़ियों को दबाने के लिए फिर 1790 से कहीं कहीं कुछ और भी टाइम पीरियड दिया हुआ है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि 1790 से लेकर 1800 ईस्वी के आसपास जो है, 1810 तक भी हो सकता है, यहाँ पर बंगाल से जो है, बंगाल से, ठीक है, बंगाल से इस क्षेत्र में संथालों को ले आया गया। वैसे तो संथाल अन्य भागों में भी रहते हैं, लेकिन संथाल परगना में संथालों को उठा के ले आया गया। पहले इसको सोतार भी बोलते थे लोग, ठीक है, तो इन लोगों को ले आया। अब जब यहाँ पर संथालों को बसा दिया जाएगा और उसके देखरेख में यहाँ का ज़मीन जो है संथालों को दे दी जाएगी, तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा यहाँ का आम जनजाति को ना, तो पहाड़िया जनजाति को इस तरीके से काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्लियर है, फिर बाद में अंग्रेज़ों को जो है 1832 ईस्वी में इस क्षेत्र में दामिनों को, दामिन ए को, ठीक है, इस क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने दामिन ए को घोषित कर दिया। अब ये दामिन ए को घोषित करने से क्या होता है कि ये पूरा ज़मीन जो है संथाल परगना का वो सरकार का संपत्ति हो जाता है। इस तरीके से यहाँ के जनजाति का जीवन यापन और कष्टकर हो जाता है। तो बाद में फिर हम लोग देखेंगे इन सभी के खिलाफ और विद्रोह होता है ना, और 1855 जाते जाते सिद्धू कानू मुर्मू जी आते हैं और संथालों का एक बहुत बड़ा विद्रोह कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों पहाड़िया विद्रोह और हम लोग जो पढ़ रहे थे घटवाल विद्रोह दोनों समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट विद्रोह में हम लोग और 2-3 विद्रोहों को पढ़ेंगे और संथाल परगना से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और ये देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता हूँ, लेकिन ये अगर आप यूट्यूब में चैनल में नहीं करेंगे तो जो मेरा वीडियो है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। और मैं अगर बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूँ तो उसको फ़ायदा तो आप सभी साथियों को होना चाहिए ना। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का क्लास इतना ही रहेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।